सानिया। ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। ये तो बहुत भारी है भैया। ये मेज बहुत भारी है। क्या आप धक्का लगाने में मेरी मदद कर दोगे? मुझे इसे यहाँ से हटाना है। हाँ, जरूर। हम दोनों साथ में कोशिश करते हैं, फिर तो ये जरूर आगे बढ़नी चाहिए। हो गया। भैया, अकेले तो इसे करना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया। इस पर हम दोनों ने मिलकर धक्का लगाया था ना, इसलिए मेज की आगे बढ़ने की गति भी बढ़ गई। हाँ, मुझे याद आया। मैंने पढ़ा था कि किसी चीज को गति में लाने के लिए उस पर धक्का लगाया जाता है या फिर उसे खींचा जाता है। मतलब उसे खींचकर या धकेल कर हम उस पर बल लगाते हैं। सही कहा ना मैंने भैया? अच्छा, तो बताओ, आज सुबह से तुमने कहाँ-कहाँ बल का इस्तेमाल किया है? जैसे दरवाजा खोलना बंद करना, गेंद को ठोकर मारना, दराज को खींचकर खोलना, धकेलना, अलमारी से किताब को निकालना। दोस्तों, क्या आप भी कुछ उदाहरण बताने में मेरी मदद करेंगे? बताइए। अच्छा बताओ, तुम अगर इस तरफ से धक्का लगाओ और मैंने तुम्हारे विपरीत धक्का या बल लगाया तो क्या होगा? साधारण सी बात है, मेज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी या फिर जो ज्यादा बल लगाएगा वो इसे धकेल देगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है? हाँ, आप मुझसे बड़े हैं तो आप इस पर ज्यादा बल लगा पाएंगे। रस्साकशी के खेल में भी तो यही होता है। जब दोनों टोलियां रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तो रस्सा नहीं खिसकता। जो टोली अधिक जोर से खींचती है वह जीत जाती है। भैया, मैं बल के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। अच्छा, तो चलो पता लगाते हैं। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना गाड़ी, इसे हल्के से ढकेल कर चलाओ। अब तुम इसी को दोबारा थोड़ी जोर से धक्का लगाओ, देखो क्या होता है। इसकी चाल पहले से तेज हो गई। दोस्तों, मुझे तो इससे टायर वाला खेल याद आ गया। टायर को तेज चलाने के लिए लगातार धक्का लगाना पड़ता है। अब तुम यदि अपनी हथेली को आगे बढ़ती गाड़ी यानी कि खिलौने के सामने रख दो तो क्या होगा? गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ओह, अच्छा, तो अगर हम किसी चीज की गति वाली दिशा में बल लगाएं तो उस चीज की गति बढ़ती है। उसकी उल्टी दिशा में बल लगाएं तो वस्तु की चाल कम होगी या रुकेगी। ठीक कहा ना मैंने? बहुत अच्छे सानिया। दोस्तों, क्या आप भी कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिसमें बल लगाने से चीजों की गति पर असर पड़ता है? खेल के मैदान में बहुत बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते होंगे, तो बताइए। क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही बदलती होगी? क्या लगता है तुम्हें? मैं भी इस बारे में पता लगाना चाहती हूँ। बाहर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या यहाँ तुम्हें बल का कुछ अलग असर दिखता है?
जब पहले खिलाड़ी ने शटलकॉक को मारा तो वह सीधी गई। जब दूसरे खिलाड़ी ने उस पर बल लगाया तो कॉक बिल्कुल उल्टी दिशा में चली जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी चीज पर बल लगाकर उसकी गति की दिशा को भी बदला जा सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? बच्चों, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस रोटी को बेलते वक्त भी तो बल लगाया जा रहा है। यहाँ आटे का गोला चपटा हो गया, मतलब आकृति बदल गई। जब मैं रबड़ के इस छल्ले को खींचती हूं तो इसकी भी आकृति बदल जाती है। अच्छा, मैं समझ गई। कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकृति भी बदल सकती है। रबड़ के गुब्बारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है। ओह, मेरी गेंद! भैया पकड़ो उसे प्लीज। इस गेंद पर तो कोई बल नहीं लगा, फिर भी इसकी चाल धीमी होती गई और बाद में रुक गई। ये कैसे? क्या इस पर भी कोई बल लग रहा होता है? दोस्तों, मैंने पढ़ा था अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर हमारे शरीर का संपर्क होना चाहिए। या फिर बल लगाने के लिए रस्सी, छड़ी व अन्य किसी वस्तु की मदद ले सकते हैं, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सानिया, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ संपर्क हमारे शरीर से नहीं बल्कि गेंद और फर्श की सतह के बीच में हो। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, क्या आप इस बारे में मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। सानिया, तुम्हें क्या लगता है? क्या ये जरूरी है कि किसी चीज पर लगने वाला बल दो चीजों के आपस में छूने या संपर्क होने से ही होता है? क्या तुम किसी असंपर्क बल के बारे में जानती हो? हाँ, मैंने इस बारे में पढ़ा है। गुरुत्व बल असंपर्क बल का ही उदाहरण है। जब हम कोई सिक्का या कुछ हाथ से छोड़ते हैं तो वह धरती पर ही आकर गिरता है। सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उन्हें अपनी ओर खींचती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ सानिया। क्या चुंबक का बल भी असंपर्क बल का एक उदाहरण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? चलो हम करके देखते हैं। ये दो चुंबक लेते हैं। इसके समान ध्रुवों को पास लाने पर ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और असमान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओह हाँ, इसके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। याद है ना आपको? अब मैं समझ गई। पर एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकते हैं, इसीलिए ये भी असंपर्क बल ही है। सही कहा सानिया। आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये प्लास्टिक का कंघा लेकर इसे इस तरह बालों पर रगड़ते हैं। अब कंघे को इन कागज के टुकड़ों के करीब ले आओ। ओह, ये कंघा तो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। सानिया, यह खिंचाव किस तरह के बल के कारण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? कहीं ये स्थिर वैद्युत बल तो नहीं? दोस्तों, आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ एक आवेशित वस्तु होता है। मुझे लगता है कि यहाँ कंघे को रगड़ने से उसमें आवेश पैदा होता है, जो दूसरी वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल लगा सकता है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा सानिया। सारांश। आज हमने जाना बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बलों के गुण। एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं।
एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल वस्तु की गति बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। बलों के रूप: संपर्क बल, असंपर्क बल। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। हमने जाना बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बलों के गुण, एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं, एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल वस्तु की गति बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। बलों के रूप: संपर्क बल, असंपर्क बल के बारे में। संपर्क बल मांसपेशीय बल, घर्षण बल। असंपर्क बल गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? मैं इस थैले की पतली बारीक पट्टियों को काटकर इसकी जगह चौड़ी पट्टी सिल रही हूँ। लेकिन क्यों? ये पट्टियां मजबूत नहीं है क्या? मजबूत तो है, लेकिन इसे कंधे पर लटकाते वक्त इसकी पतली पतली पट्टी मेरे कंधे पर बहुत ज्यादा चुभती है। अगर चौड़ी पट्टियां होंगी तो कंधे पर कम दबाव पड़ेगा और कम तकलीफ होगी। लेकिन थैले में वजन तो उतना ही रहेगा ना? वजन की वजह से कंधे पर बल भी उतना ही पड़ेगा। तो पट्टी चौड़ी करने से क्या होगा? आओ तुम्हें दिखाते हैं। ये लकड़ी का तख्ता है। अब तुम इन 5 ईंटों को लाइन से इस तख्ते पर रख दो। इस तरह से? क्या तुम ईंटों के बल का कुछ खास असर देख पा रही हो यहां इस तख्ते पर? नहीं, ये तो पहले जैसा ही है। अच्छा, तो अब इन सभी ईंटों को एक के ऊपर एक रखो और देखो क्या होता है। ये लकड़ी का तख्ता तो बीच में से नीचे झुक गया। दोनों ही स्थितियों में वजन तो समान ही था, फिर एक के ऊपर एक रखने पर ही बल का प्रभाव क्यों दिखाई दिया? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो, क्या बल का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर हो सकता है कि वह बल कितने क्षेत्रफल पर पड़ रहा है? यहाँ जब ईंटें ज्यादा क्षेत्रफल में फैली थीं, तो उनके बल का प्रभाव कम दिख रहा था। और जब सारी ईंटें इकट्ठी रख दी गईं, तो इसका बल बस थोड़े से क्षेत्रफल पर था। इस कम क्षेत्रफल पर बल पड़ने से यह लकड़ी झुक गई है। दोस्तों, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वो जितना कम होगा, बल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा? ठीक कहा। इसी को तो दाब कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए मम्मी अपने थैले में चौड़ी पट्टियां लगा रही हैं, ताकि कंधों पर दाब कम पड़े।
हमारे स्कूल के बस्ते की पट्टी भी इसीलिए इतनी चौड़ी बनाई जाती है। हाँ, तुम्हें याद है चाचा के गांव में सभी किसान सिर पर बोझ उठाकर रखने के लिए अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं ताकि शरीर से बोझ के संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाए और उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाए। मैं समझ गई भैया, इससे वो बोझ आसानी से उठा सकते हैं। हाँ, अब तो तुम समझ गई होगी कि सुराख करने वाली औजारों जैसे चाकू और कील के किनारे हमेशा नुकीले क्यों होते हैं। हाँ, मैं समझ गई। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये औजार तेज क्यों होते हैं? बताइए। भैया, मैंने पढ़ा था कि ठोस वस्तुओं की तरह तरल पदार्थ भी दाब डालते हैं। क्या हम इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आओ देखते हैं। ये बोतल लेकर हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। अब हम बोतल के एक भाग में एक छेद करेंगे, इस तरह। तुम क्या कर रही हो सानिया? यहाँ जहाँ पानी ऊंचाई पर था, तो पानी बोतल से कम दूरी पर गिरा था और गहराई बढ़ने पर पानी ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक जाकर गिरता है। नीचे वाला पानी इसलिए दूर तक गिरता है क्योंकि नीचे सबसे अधिक दाब लग रहा है। निचली सतह पर ऊपर के पानी का भार है। ओह, अच्छा, तो मैं समझ गई। पानी बोतल की दीवारों और आधार पर दाब डालता है और गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए तो निचली परत के छेदों से ऊपरी परत की तुलना में अधिक दूर तक पानी गिरता है। ठीक कहा। पानी नीचे तली पर और बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। भैया, एक बार मैंने अपनी गेंद को पानी की बाल्टी में डुबाया, तो मैंने पानी के नीचे से ऊपर की तरफ एक धक्का महसूस किया था। इसका मतलब पानी नीचे से ऊपर की तरफ भी दाब लगाता है। सानिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या गैसें भी दाब डालती है? जब तुम किसी गुब्बारे को फुलाती हो तो उसका मुंह क्यों बंद करना पड़ता है? जब हम गुब्बारे फुलाते हैं तो हवा गुब्बारे की भी आकृति बदल देती है। अच्छा, मैं समझ गई। कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकृति भी बदल सकती है। रबड़ के गुब्बारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है। ओह, मेरी गेंद! पकड़ो उसे प्लीज। इस गेंद पर तो कोई बल नहीं लगा, फिर भी इसकी चाल धीमी होती गई और बाद में रुक गई। ये कैसे? क्या इस पर भी कोई बल लग रहा होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी वायु का एक आवरण है। इस वायु द्वारा लगने वाले दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अच्छा, क्या हम वायुमंडलीय दाब के बारे में और भी कुछ पता लगा सकते हैं? अगर तुम्हारे घर के किसी कमरे में 2 खिड़की या दरवाजे हैं, तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, अगर कोई एक खिड़की या दरवाजा हल्का सा खुला रह जाए और हम दूसरे खिड़की या दरवाजे को जोर से बंद करते हैं, तो दूसरी खिड़की या दरवाजा अपने आप खुल जाता है। क्या ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है? हाँ बिल्कुल। वायुमंडलीय दाब हमारे अनुमान से भी कहीं ज्यादा है। इस बल के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते? सानिया, इसके बारे में तुम्हारी विज्ञान पुस्तक में भी दिया गया है। तुम खुद इसके बारे में पढ़कर पता लगा सकती हो। अच्छा, दोस्तों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
क्या आप पुस्तक में पढ़कर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? बताइए। सारांश। हमने जाना कि दाब क्या है। दाब उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है। ठोस वस्तुओं के अलावा द्रव्य और गैस भी दाब डालते हैं। वायुमंडलीय दाब के बारे में